इस मूवी के स्टार्ट में हम इवान नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बहुत गरीब होता है। इवान अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता है और दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। इवान आज भी दूध लेकर बाजार में बेचने जा रहा होता है। तभी वो दूर एक लड़की को देखता है जो कि डांस कर रही होती है, मगर तभी एक लिटिल एंजल उसकी दूध की कैन पर तीर चलाकर उसमें सुराख कर देती है और उसकी बोगी का चक्का एक पत्थर के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से इवान नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब इवान को होश आता है तो वो लड़की कहीं गायब हो चुकी होती है। फिर इवान वहां से अपने घर आ जाता है तो उसकी माँ इवान पर बहुत गुस्सा होती है और वो इवान से कहती है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। और वो इवान को लेकर एक मेले में आ जाती है। यहाँ किंग और उसकी बेटी भी आई होती है। तो किंग का खास सिपाही किंग को आकर बताता है कि इस साल भी कोई भी प्रिंसेस के लिए नहीं आया है। तो किंग अपनी बेटी को हौसला देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, जब हमारी जमीन से उन आदमखोरों का खात्मा हो जाएगा तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। प्रिंसेस पिछले कई सालों से उन आदमखोरों का खत्म होने का इंतजार कर रही है। दरअसल जब प्रिंसेस 1 साल की थी तो किंग ने ऐलान किया था कि जो कोई उन आदमखोरों को खत्म करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। जिसके बाद कई प्रिंस आए, मगर सबके सब उन आदमखोरों के हाथों मारे गए और अब कोई भी प्रिंसेस खतरनाक शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इवान की माँ इवान को लड़की दिखाती है, मगर इवान हर बार की तरह इस बार भी गड़बड़ कर देता है और वो लड़की इवान को मना कर देती है। फिर ये लोग वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। इवान अपनी माँ से पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या मेरा कोई मसला है? तो इवान की माँ हाँ कहती है। तो इवान पूछता है कि वो क्या है? तो इवान की माँ उसे बताती है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब से तुम्हारे ऊपर एक श्राप है। इस पर इवान उससे पूछता है कि मुझे श्राप देने वाला कौन था? तो उसकी माँ जवाब देती है कि वो एक शैतान था। ये कहकर वो चुप हो जाती है। इवान वहाँ से सोने चला जाता है और सपने में उसी लड़की को देखता है जो कि डांस कर रही होती है। अगली सुबह इवान अपने सौतेले पिता से उस श्राप के बारे में पूछता है तो वो उसे बताते हैं कि ये एक काली ताकतों वाले जादूगर ने किया था और उसने कहा था कि तुम कभी शादी नहीं कर सकते हैं। इस पर इवान अपने पिता से कहता है कि क्या इस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता? तो इवान के पिता उसे बताते हैं कि जंगल के बीच में एक विच रहती है, सिर्फ वही इस श्राप को खत्म कर सकती है, मगर उस तक पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि उसी जंगल में वो आदमखोर भी रहते हैं। मगर इवान अब श्राप को खत्म करने का फैसला कर चुका था, इसीलिए इवान उस जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इवान के साथ उसके वफादार जानवर भी होते हैं। तभी रास्ते में इवान को किंग ऑफ गार्ड का जनरल मिलता है जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। वो इवान को बताता है कि मेरे ऊपर आदमखोरों ने हमला किया, उन्होंने मेरे घोड़े को भी खा लिया, मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। फिर इवान उसकी जख्मी टांग पर पट्टी बांधता है और उससे पूछता है कि मुझे एक विच की तलाश है, सुना है कि वो इसी जंगल में रहती है। तो वो जनरल इवान को जंगल में जाने से मना करता है और फिर वहां से चला जाता है, मगर इवान उसकी बात नहीं सुनता और वो जंगल की तरफ बढ़ता रहता है। तो रास्ते में उसे कुछ आदमखोर दिखाई देते हैं। वो आदमखोर भी इवान को देख लेते हैं और इवान का पीछा करने लगते हैं, मगर इवान किसी तरह उन्हें चकमा दे देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर चलने पर उसे विच का घर मिल जाता है। इवान उस घर के अंदर आ जाता है तो उसे एक बहुत भयानक आवाज सुनाई देती है। वो इवान से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी वहाँ पर धुआं उठने लगता है और वो विच इवान के सामने आती है और इवान के हाथ में जो स्टोन होता है विच उसे भी ले लेती है। विच जैसे ही स्टोन को टच करती है तो वो चमकने लगता है। विच इवान से पूछती है कि क्या तुम जादूगर हो? तो इवान कहता है कि मैं कोई जादूगर नहीं बल्कि एक किसान हूँ। फिर वो विच इवान से उसकी ख्वाहिश पूछती है तो इवान उसे कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। विच इवान से पूछती है कि तुम शादी क्यों करना चाहते हो? तो इवान जवाब देता है कि मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, इसीलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। तो विच इवान से कहती है कि तुम गलत हो, तुम शादी इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हें फ्री में एक नौकरानी मिल जाए जो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ख्याल रखे। इस पर इवान कहता है नहीं, शादी इसलिए की जाती है ताकि दो लोग एक दूसरे के सहारे अपनी पूरी लाइफ बिता सकें। तो वो विच उसे कहती है फिर तो तुम्हें किसी पंडित के पास जाना चाहिए था, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो इवान उसे बताता है कि मेरे ऊपर एक श्राप है जिसे सिर्फ तुम ही खत्म कर सकती हो। तो विच अपने जादू से इवान के बारे में पता लगाने लगती है तो उसे पता चलता है कि इवान एक गरीब लड़का है जो अपनी माँ के साथ रहता है। फिर विच इवान को कहती है कि मैं तुम्हें 3 टास्क दूंगी जो तुम्हें 13वीं के चांद पूरा होने से पहले खत्म करने होंगे और अगर तुम तीनों टास्क पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हारा श्राप खत्म कर दूंगी। इवान उस विच से पूछता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या देना होगा? तो वो विच कहती है कि इसके बदले में मुझे तुम्हारा पहला बच्चा चाहिए।
इवान विच की शर्त मान लेता है और अपने पहले टास्क के बारे में पूछता है। तो वो विच उसे कहती है कि तुम्हें 10,000 बार सनोवर की बड़ी लकड़ी को उठाना होगा। ये सुनकर इवान वहाँ से अपने घर आ जाता है। तो इवान की माँ उससे पूछती है कि विच ने तुमसे क्या कहा। तो इवान उन्हें जवाब देता है कि मेरा पहला टास्क सनोवर की बड़ी लकड़ी को 10,000 बार उठाना है। तो इवान की माँ उसे कहती है कि तुम उस लकड़ी को नहीं उठा सकते, मगर इवान ने अब तय कर लिया था कि वो उस लकड़ी को जरूर उठाएगा। अगले दिन इवान उस लकड़ी के पास आ जाता है और उसे उठाने लगता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। इवान इस बात से अपने आप से बहुत गुस्सा होता है और उदास होकर घर वापस आ जाता है। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम लकड़ी उठा पाए। तो इवान मना कर देता है। तो इवान का सौतेला पिता उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो इवान से कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं पूरे घर को उठा सकता था। इवान इन दोनों की बातों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उस विच को अचानक कुछ होने लगता है। वो जोर जोर से हिचकी लेने लगती है। उसकी हिचकी से तितली बाहर निकलने लगती है। तो वो विच इवान के स्टोन को चेक करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि ये एक ओगरी स्टोन है। वो उसे लेकर अपने पेरेंट्स के पास आती है। तो वो उसे बताते हैं कि ये स्टोन उस खतरनाक जादूगर विचड़ का है। उसी ने इवान को शापित किया है। विच के पिता उस स्टोन से एक लिक्विड तैयार करने लगते हैं। तो विच को दोबारा हिचकी आती है। तो विच की माँ विच को बताती है कि एक विच को तभी हिचकी आती है जब उसका प्यार उसके करीब होता है। वो उससे पूछती है कि कहीं तुम इवान से प्यार तो नहीं करने लगी हो। तो वो विच अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तब तक उसका पिता भी लिक्विड तैयार करके आ जाता है। विच उसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है। वहीं इवान उस लकड़ी को 10,000 बार उठाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा विच के पास आता है, जो आज एक अलग ही रंग में होती है। इवान विच से पूछता है कि क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हुई हो। तो वो उसे कहती है कि विच किसी से भी इम्प्रेस नहीं होती। ये सुनकर इवान की बोलती बंद हो जाती है और वो विच से अपने दूसरे टास्क के बारे में पूछता है। तो वो उसे कहती है कि अब तुम्हें आदमखोर किंग और उसके साथियों को खत्म करना होगा। उन्हें मारने के बाद तुम्हें उनके महल को डेकोरेट करना होगा। और कहती है कि उन आदमखोरों ने पिछले 20 सालों से हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसीलिए अब उन्हें खत्म करना जरूरी है। विच उन आदमखोरों को खत्म करने के लिए इवान को एक चमचा देती है, मगर इवान को समझ नहीं आता कि वो इस चमचे से उन आदमखोरों को कैसे खत्म करेगा। लेकिन इवान फिर भी उन आदमखोरों के महल के बाहर आ जाता है। इवान को उस विच पर पूरा भरोसा होता है। वो सोचता है कि ये चमचा जरूर चमत्कारी है। इवान उस चमचे से उन आदमखोरों के महल के दरवाजे को जोर जोर से लॉक करता है और वहां से भाग जाता है और उसी बड़ी लकड़ी को उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ता है। तभी दो आदमखोर दरवाजा खोल देते हैं और इवान सीधा महल के अंदर चला जाता है। इवान उस लकड़ी को नीचे रखकर छिप जाता है, मगर वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद किंग इवान को एक दीवार के पास खड़ा कर देता है और इंसानी खोपड़ियों से गोल्फ खेलने लगता है। विच ये सब अपने जादुई आईने में देख रही होती है। इवान की जान खतरे में देखकर विच तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और इवान को एक खरगोश बनाकर वहाँ से निकाल लाती है। घर पहुँचने पर विच इवान पर बहुत गुस्सा होती है। वो इवान से कहती है कि तुम इन चमचे से उन आदमखोर को मारने चले गए थे। तो इवान कहता है कि मुझे लगा कि ये चमत्कारी है। तो वो विच कहती है कि ये चमचा मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम इससे सूप बनाकर उन आदमखोरों को जहरीला सूप पिला सको। ये सुनकर इवान को विच का प्लान समझ आ जाता है कि ये चमचा विच ने उसे सूप के जरिए आदमखोरों को खत्म करने के लिए दिया था, ना कि तलवार बनाकर उनके साथ लड़ने के लिए। अगले दिन विच एक बड़े से बर्तन में वो जहरीला सूप तैयार कर इवान को देती है और ये दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उसे रात में ही उन आदमखोरों के महल में जाना था। यहाँ इवान विच से कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ जो तुम मेरी मदद कर रही हो। ये बात इवान की विच को बहुत पसंद आती है और वो इवान को अपने हाथों से तैयार करती है। दरअसल वो विच इवान को पसंद करने लगती है, मगर वो ये बात इवान को नहीं बताती। वो सोचती है कि जब इवान आदमखोरों को मार देगा तब वो उससे अपने प्यार का इजहार करेगी। इसीलिए वो विच इवान से कहती है कि काम पूरा होने के बाद तुम सीधा मेरे पास आना, और कहती है कि अपने साथ किंग का हथियार और उसके सर के बाल लेकर आना। फिर इवान उस सूप की डेग को महल के बाहर रख देता है और इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद दो आदमखोर उस डेग को उठाकर महल के अंदर ले जाते हैं और फिर वो सब मिलकर उस सूप को पीने लगते हैं। सूप पीते ही वो लोग अजीब ढंग से मरने लगते हैं। जिसके बाद इवान उनके किंग के पास आता है और उसे अपने स्टोन की पावर से मार देता है। ये करने के बाद इवान बहुत खुश होता है, साथ ही वो विच भी ये देखकर खुशी से उछलने लगती है। फिर वादे के मुताबिक इवान पूरे महल को डेकोरेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विच इवान का इंतजार बेसब्री से करने लगती है और अपनी खुशी में शामिल होने के लिए वो अपने पेरेंट्स को भी उस जादुई आईने में बुला लेती है और काफी देर तक इवान का इंतजार करती रहती है, मगर वो नहीं आता। तो ये देखकर विच उदास हो जाती है। वहीं इवान सारा काम खत्म कर विच के पास जा रहा होता है। तभी
रास्ते में उसे किंग की फौज का जनरल मिलता है। तो इवान उन्हें देखकर उस आदमखोर के बाल और हथियार को अपने पीछे छिपा लेता है। तो वो जनरल इवान से कहता है कि तुम मुझे दिखाओ कि तुमने पीछे क्या छुपाया है। इवान को ना चाहते हुए भी उसे दिखाना पड़ता है। उसके हाथ में वो दोनों चीज देखकर जनरल बहुत खुश होता है और इवान को कंधे पे उठाकर किंग के पास ले आता है। किंग जनरल के हाथ में आदमखोर के बाल और उसका हथियार देखकर बहुत खुश होता है और जनरल से कहता है कि तुमने ये कर दिखाया। और किंग वादे के मुताबिक अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में सौंपने लगता है। तो जनरल किंग को बताता है कि ये मैंने नहीं बल्कि इस बहादुर लड़के ने किया है। अब किंग अपनी बेटी की शादी इवान से तय करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो विच ये सब देख रही होती है। उस विच को लगता है कि इवान ने उसे धोखा दिया है। विच वहां से सीधी किंग के पास आती है और किंग से कहती है कि आपने मेरे साथ वादा किया था कि जब मैं राज्य से उन आदमखोर को खत्म कर दूंगी तो उसके बदले आप मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगी। इस पर किंग कहता है कि उन आदमखोरों को तुमने नहीं बल्कि इस बहादुर लड़के ने खत्म किया है। तो इवान किंग को बताता है कि मैंने इस विच की मदद से ही उन्हें खत्म किया है। इस पर किंग कहता है कि फिर तो मुझे विच को वो देना पड़ेगा जो वो चाहती है। किंग की बेटी अपने पिता से पूछती है कि आखिर ये चाहती क्या है। तो किंग अपनी बेटी को बताता है कि तुम्हें जिससे भी शादी करनी है उसके लिए तुम्हें विच से इजाजत लेनी होगी। ये सुनकर राजकुमारी हैरान हो जाती है। तो वो विच राजकुमारी से कहती है कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी तय हुई है उसे अगर तुमसे शादी करनी है तो उसे सबके सामने तुम्हारे लिए 1000 स्टेप डांस करना होगा। और विच उन्हें 1 वीक का टाइम देती है और वहां से अपने घर आ जाती है। विच बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वो इवान से बहुत प्यार करती है। तभी वहां पर इवान आता है और विच से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। इस पर विच कहती है कि मुझसे जितना हो सका मैंने तुम्हारी मदद की है। तो इवान कहता है कि मेरा दूसरा टास्क जो तुमने मुझसे करवाया है वो मेरे लिए नहीं था, असल में तुम किंग से किया वादा पूरा कर रही थी। इस पर विच उसे कहती है कि इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि काम खत्म होते ही तुम्हें मेरे पास आना है, मगर तुम मेरे पास आने के बजाय राजकुमारी के पास शादी करने चले गए। वो इवान से पूछती है कि क्या तुम राजकुमारी से प्यार करते हो। तो इवान उसे कहता है कि मैंने आज तक किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया है। मगर विच इवान से बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो इवान की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होती। वो इवान से कहती है कि मैंने तुम्हें तीसरा टास्क दिया है, उसे जाकर पूरा करो और राजकुमारी से शादी कर लो। इवान उसे कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता तो मैं 1000 स्टेप कैसे करूंगा। मगर विच उसे कोई जवाब नहीं देती। तो इवान डिसाइड करता है कि वो अब डांस सीखेगा। इवान वहां से डांस मास्टर के पास आता है जो उसे एक बुक देता है जिसके अंदर बहुत सारे डांस स्टेप होते हैं। मगर इवान को उनमें से कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो विच की मदद लेने को सोचता है और उस विच के पास जाने लगता है। तो इवान रास्ते में फिर से उसी लड़की को देखता है जिसे इवान ने मूवी की शुरुआत में डांस करते हुए देखा था। यहाँ इवान को पता चल जाता है कि जिस लड़की को उसने पहली बार देखा था वो और कोई नहीं बल्कि वही विच थी। इवान विच से कहता है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो और एक तुम ही हो जो मुझे 1000 स्टेप सिखा सकती हो, तो प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनकर विच इवान की बात मान लेती है और इवान को सिखाना शुरू कर देती है। विच 8वें स्टेप से सीधी 16वें स्टेप पर पहुंच जाती है। तो इवान समझ जाता है कि ये एक कपल डांस है जिसमें उसे सिर्फ 500 स्टेप सीखने होंगे और अब ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन इवान के पेरेंट्स उसके पास आते हैं। ये दोनों उनके सामने परफॉर्म करके दिखाते हैं। फिर रात हो जाती है। इवान की माँ विच को बताती है कि इवान के पिता एक जादूगर थे जिनकी वजह से हमारे ऊपर श्राप है। उनके जाने के बाद विच इवान से पूछती है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो इवान जवाब देता है कि उनका नाम विचर था। तो वो विच इवान को बताती है कि तुम्हारे पिता एक शैतानी जादूगर थे, उन्होंने ही तुम्हें श्राप दिया और फिर किंग को भी दिया। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाती उन्होंने मुझे भी श्रापित कर दिया। फिर इवान विच से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर कैसा श्राप है। तो वो इवान को बताती है कि मैं जिससे भी शादी करूंगी वो पहले ही किसी और से प्यार करता होगा। और फिर वो दिन आ जाता है जब इवान को राजकुमारी के लिए डांस करना था। तभी वहाँ इवान का साथ देने के लिए विच भी आ जाती है। विच को देखकर वहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर 1000 स्टेप डांस करते हैं। वो दोनों अपने डांस से वहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर देते हैं। डांस के बाद किंग के लोग इवान को उठाकर ले जाते हैं। विच अकेली खड़ी रह जाती है। वो जानती है कि अब इवान की राजकुमारी से शादी होगी जो वो देख नहीं सकती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है और उसे इवान के साथ बिताए हर पल याद आने लगते हैं। मगर वो अचानक वहाँ से वापस इवान के पास जाने लगती है। वहीं महल में इवान से पूछा जाता है कि क्या तुम राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो। तो इवान मना कर देता है और वो किंग से कहता है कि मैंने विच से वादा किया था कि मैं अपना पहला बच्चा उसे दूंगा जो राजकुमारी को मंजूर नहीं होगा।
होगा, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। दरअसल इवान भी उस विच से प्यार करने लगा था। तभी वहाँ पर वो विच आ जाती है, जो ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और वो सबके सामने इवान से अपने प्यार का इजहार करती है और इवान भी विच के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।